फिल्म की कहानी 6 चैप्टर्स में दिखाई गई है, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, लेकिन वीडियो के आखिर तक आपको स्टोरी लाइन क्लियर हो जाएगी। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 2018 से 2020 के बीच एक सीरियल ने अमेरिका के बहुत सारे शहरों में किए थे। इस फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है और आखिर के कुछ जो ओरेगॉन शहर में हुए थे उनका ड्रामेटाइजेशन है। चैप्टर 3 में हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही है। एक आदमी उसका पीछा कर रहा है और वो आदमी उस लड़की की कार पर गोली चला देता है, जिससे उसकी कार क्रैश हो जाती है। वो घायल हालत में किसी तरह कार से बाहर निकलती है और जंगल की ओर भाग जाती है। उसे जंगल में एक पुराने से टेंट के पास शराब की बोतल और सिगरेट मिलती है। क्योंकि वो आदमी अभी भी उसके पीछे है, इसीलिए वो खुद को एक पेड़ के पास छुपा लेती है। उसका कान बुरी तरह इंजर्ड है। उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए वो उस पर अल्कोहल डालती है, जिस वजह से वो दर्द से छटपटा उठती है, पर वो अपनी चीख को रोक कर रखती है, वरना वो आदमी जान जाएगा कि वो कहाँ है। वो के कुछ कश मारती है खुद को काम करने के लिए। उसके बाद वो फिर से भागने लगती है। भागते भागते उसे एक जगह पर एक घर दिखता है। वो बदहवास से उसका दरवाजा खटखटाती है तो एक बुजुर्ग कपल दरवाजा खोलता है। हस्बैंड का नाम फ्रेडरिक है और वाइफ का नाम जेनेविव। वो लड़की उन दोनों से मदद की भीख मांगती है और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। फिर चैप्टर 5 में हम उस लड़की को एक बॉक्स में छुपे हुए देखते हैं। वो आदमी अपनी गन लेकर उसे उस घर में ढूंढ रहा है। हम किचन में फ्रेडरिक की डेड बॉडी देखते हैं जो जमीन पर पड़ी है। वो आदमी उस लड़की को हर जगह ढूंढता है पर वो उसे नहीं मिलती, लेकिन जब वो यार्ड में जाता है तो टूटी हुई बर्फ के टुकड़े देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि शायद वो लड़की फ्रीजर में छुपी होगी। वो आदमी फ्रीजर ओपन करता है तो वो लड़की जोर से चिल्लाने लगती है। वो आदमी उसे एक पंच मारता है और सीन यहीं कट करके हमें चैप्टर 1 दिखाया जाता है, यानी कि यहीं से इस सब की शुरुआत हुई थी। एक छोटे से होटल के सामने एक गाड़ी खड़ी होती है जिसमें वो लड़की और वो आदमी है। वो दोनों कुछ देर पहले ही एक पब में मिले थे और उन्होंने एक 1 नाइट स्टैंड प्लान किया है। वो लड़की कहती है कि आदमी कभी नहीं समझेंगे कि जितनी बार कोई लड़की एक 1 नाइट स्टैंड के लिए राजी होती है तो वो कितना बड़ा रिस्क ले रही होती है, क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो अनजान आदमी एक हो। तुम अच्छे इंसान लग रहे हो, पर मुझे पूछना पड़ेगा, क्या तुम एक सीरियल हो? वो आदमी इस बात पर हंसता है और कहता है कि नहीं, मैं कोई सीरियल नहीं हूँ। अब यहाँ वो लड़की गाड़ी की बैक सीट से अपना बैग लेने लगती है तो हम सीट के नीचे एक गन देखते हैं। अगले सीन में उस लड़की के हाथ पेट से बंधे होते हैं और वो आदमी उसका गला दबा रहा होता है। वो उसे और जोर से उसका गला दबाने को कहती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा। वो रुक जाता है तो वो लड़की डिसअपॉइंट हो जाती है। वो आदमी कहता है कि वो उसकी खातिर फिर से कोशिश करेगा। इस बार वो आदमी उसके साथ बहुत अग्रेसिव हो जाता है। वो लड़की उसे रुकने को कहती है पर वो नहीं रुकता। वो बुरी तरह रोने लगती है और अचानक उसे मिस्टर स्नफलपगस कहकर बुलाती है। इसी के साथ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि मिस्टर स्नफलपगस उनका सेफ वर्ड था और वो लड़की बॉन्डेज और सबमिशन जैसी चीजों में इंटरेस्टेड है। वो आदमी इस सबको लेकर हेसिडेंट है पर वो उसकी खातिर मान जाता है। सीन वापस कटबैक होता है और वो आदमी तुरंत रुक जाता है। वो उस लड़की के हैंडकफ्स हटाकर पूछता है कि वो ठीक तो है, तो वो लड़की हंसने लगती है और कहती है कि उसने इतना एक्साइटेड कभी फील नहीं किया। वो मिक्स्ड इमोशंस के साथ उस आदमी को देखती है तो अचानक उसे उसमें एक पल के लिए डीमन जैसा कुछ दिखता है। फिर चैप्टर 4 में हम फ्रेडरिक और जेनेविव को एक नॉर्मल सी सुबह एंजॉय करते देखते हैं, इस बात से अनजान कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है। जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं उसी वक्त उन्हें दरवाजे पर वो लड़की दिखती है जो उनसे मदद मांग रही है। वो उसे अंदर लाते हैं, उसके घाव पर पट्टी बांधते हैं और उसे खाना देते हैं। जेनेविव उसके लिए पेन किलर लाने जाती है और फ्रेडरिक पुलिस को फोन करने जाने लगता है तो वो लड़की उसे रोकती है और कहती है कि वो इस सब में पुलिस को इन्वॉल्व ना करे। जब जेनेविव पेन किलर निकाल रही होती है तो उसे नीचे से कुछ शोर और अपने हस्बैंड की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। वो नीचे आती है तो देखती है कि फ्रेडरिक बुरी तरह घायल है, उसके सीने में चाकू घुपा हुआ है। वो लड़की जेनेविव से कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी पर मुझे करना पड़ा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी पर अपनी सेफ्टी के लिए मुझे तुम्हें बांधना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास है कुछ ऐसा? तो जेनेविव कहती है कि शेड में कुछ चेन्स पड़ी हैं। वो दोनों शेड की ओर जाने लगती हैं तो अचानक जेनेविव वहाँ से भाग जाती है। वो लड़की उसका पीछा नहीं कर पाती क्योंकि वो आदमी उसे ढूंढते हुए उस ओर आ गया है। वो लड़की वापस घर के अंदर जाती है। वो फ्रीजर से बर्फ निकालकर बाहर फेंक देती है, जैकेट पहनती है
और एक बेर स्प्रे लेकर फ्रीजर में छिप जाती है। चैप्टर 2 में हम उस लड़की और उस आदमी को फिर से होटल रूम में देखते हैं। वो उसे कोकेन ऑफर करती है। पहले तो वो मना कर देता है, पर जब वो उसे बताती है कि आज उसका बर्थडे है तो वो मान जाता है। लेकिन लेने के बाद वो रियलाइज करता है कि वो लड़की इरिटेट होकर अजीब सा रूड बिहेव कर रही है। वो डिसाइड करता है कि अब उसे चलना चाहिए। वो लड़की भी नाराज होकर बाथरूम में चली जाती है और अपने बैग से एक टेजर और नाइफ निकालती है। फिर वो बाहर आती है तो वो आदमी जमीन पर रेंग रहा होता है क्योंकि उस पर का असर हो रहा है। वो लड़की उसे खींचकर वापस बेड पर लिटा देती है। वो आदमी हिल भी नहीं पा रहा। वो आदमी उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्या दिया, तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें कोकेन नहीं विटामिन दिया है और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम पर टेजर भी इस्तेमाल करूंगी। फिर वो चाकू लेकर उसकी छाती पर अल्फाबेट E और L कार्व करती है और यहाँ ये खुलासा होता है कि वो इलेक्ट्रिक लेडी है, यानी कि वही सीरियल जिसके बारे में हमें फिल्म की शुरुआत में बताया गया था। और अल्फाबेट E और L उसी के नाम के इनिशियल्स हैं। वो एक एक करके उस आदमी की चीजों को फ्लश करने लगती है, पर अचानक वो कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे उसके पर्स में एक पुलिस बैच मिलता है, यानी कि वो आदमी एक कॉप है। वो वापस उसके पास जाती है और वो उसका काम तमाम करने ही वाली होती है, पर वो आदमी किसी तरह अपनी गन लेकर गोली चलाने में कामयाब हो जाता है। वो गोली सीधा उस लड़की के कान में लगती है। वो लड़की खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागती है और एक मोटेल में पहुँचती है, जहाँ उसे एक क्लर्क और उसकी असिस्टेंट तानिया मिलती है। उसकी हालत देखकर क्लर्क तानिया को पुलिस को कॉल करने को कहती है, पर वो लड़की तुरंत क्लर्क की गर्दन में चाकू मार देती है। तानिया की तो हालत खराब हो जाती है। वो लड़की तानिया से पुलिस को कॉल ना करने को कहती है और उससे उसकी कार की चाबी और उसके कपड़े मांगती है। और हम उसी शुरुआत के सीन में वापस पहुंचते हैं, जहां वो लड़की वही लाल कपड़े पहने हुए वही लाल कार ड्राइव कर रही थी और वो आदमी अपनी गाड़ी में उसका पीछा कर रहा था। उसकी कार को शूट करने से पहले अब तक उस पर मीन का असर खत्म हो गया था। खैर, चैप्टर 6 में हम उस लड़की को अनकॉन्शियस हालत में फ्रीजर के अंदर लेटा देखते हैं। उस आदमी के पंच की वजह से वो बेहोश है। वो उस लड़की का हाथ फ्रीजर से हैंडकफ कर देता है। फिर वो अपने डिपार्टमेंट में फोन करके अपने कॉलीग से बैकअप मांगता है। उसका कॉलीग पूछता है कि क्या हुआ, वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है। वो आदमी कहता है कि ऐसा ही समझ लो, यहाँ आओगे तो बताऊंगा, और वो उसे लोकेशन बताकर फोन काट देता है। अब तक वो लड़की होश में आ चुकी होती है। वो आदमी वापस उसके पास जाता है। वो पूछती है कि तुमने मुझे अभी तक मारा क्यों नहीं। वो कहता है कि वो अपनी जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहता। वो लड़की कहती है कि उसे जेल की परवाह नहीं, पर वो मरना नहीं चाहती। जब वो क्राइम शोज देखा करती थी तो यही सोचती थी कि लोग किसी भी हाल में सरवाइव क्यों करना चाहते हैं, और वो गैरी गिलमोर जैसा बनना चाहती है। वो आदमी पूछता है कि गैरी गिलमोर कौन है। वो लड़की जवाब देती है कि वो उसकी इंस्पिरेशन है। जब वो पकड़ा गया था तो उसने फायरिंग स्क्वाड की मांग की थी। उसने सोचा था कि जब वो पकड़ी जाएगी तो वो भी वैसा ही करेगी। वो ये भी एडमिट करती है कि लोग कहते हैं कि एक मुलाकात में किसी को प्यार नहीं हो सकता, पर उसने उसके लिए उस होटल रूम में पहली ही मुलाकात में उस प्यार को महसूस किया था, जिसका जिक्र कहानियों, किस्सों और किताबों में होता है। उसकी ये बातें सुनकर वो आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो उस पर बेर स्प्रे से अटैक करती है और अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा देती है, जिससे उसकी नस फट जाती है और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। वो खुद को उस हैंडकफ से आजाद करने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। मेल ऑफिसर का नाम पीट है और उस आदमी की फोन पर पीट से ही बात हुई थी। यहाँ वो लड़की अपनी हालत ऐसे दिखाती है जैसे वही विक्टिम है और उस आदमी ने उसे इंटीमेटली असॉल्ट किया है और उसने उसे सेल्फ डिफेंस में मारा है। फीमेल ऑफिसर कहती है कि उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प बुलानी चाहिए, पर पीट को शक है कि जैसा सब कुछ प्राइमा फेसी दिख रहा है वैसा है नहीं। पर जब वो लड़की ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि उसकी हालत और ज्यादा खराब हो रही है तो वो उसे मेडिकल हेल्प के लिए ले जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें जेनेविव मिलती है जो उन्हें के बारे में बताने लगती है, पर तभी उसकी नजर पीछे बैठी उस इलेक्ट्रिक लेडी पर पड़ती है और इससे पहले कि वो पुलिस को कुछ और बता पाए वो इलेक्ट्रिक लेडी उसे शूट कर देती है। ऑफिसर्स शॉक्ड हैं। वो उन्हें अपनी गन्स उसे हैंड ओवर करने को कहती है। फिर वो फीमेल ऑफिसर को जाने देती है क्योंकि उसने उसके लिए रहमदिली दिखाई थी। फिर एपिलॉग में वो पीट को एक सुनसान रास्ते पर कार रोकने को कहती है। पीट उससे पूछता है कि तुम ही इलेक्ट्रिक लेडी हो ना, तुम मर्डर्स क्यों करती हो। वो कहती है कि कभी कभी उसे लोगों में इंसान नहीं बल्कि डेविल दिखाई देता है। वो पीट की ओर देखती है तो उसे उसमें भी एक पल के लिए रेड डेविल नजर आता है, जैसे उस होटल रूम में उसे उस आदमी में दिखा था। वो पीट को भी शूट कर देती है। फिर वो कार से बाहर आती है और कुछ दूर चलने के बाद उसे एक मिनी ट्रक आता दिखाई देता है। वो फिर से एक मासूम जरूरतमंद लड़की की तरह एक्ट करती है। उस ट्रक में से एक औरत निकलती है
और उसे लिफ्ट देती है। इलेक्ट्रिक लेडी उस औरत को भी मारने के लिए गन निकालती है, पर वो औरत उसे ऐसा करते देख लेती है और इससे पहले कि इलेक्ट्रिक लेडी गोली चलाए, वो औरत सेल्फ डिफेंस में अपनी गन चला देती है। गोली इलेक्ट्रिक लेडी के डायफ्राम में लगती है। वो औरत पुलिस को कॉल करके बताती है कि सेल्फ डिफेंस में उसने किसी लड़की को शूट कर दिया है। वो अपना ट्रक पुलिस स्टेशन की ओर मोड़ लेती है। उस लड़की की विजन ब्लर होने लगती है और उसे फिर से वही रेड डेविल दिखता है जिसने ताउम्र उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया, और इसके साथ ही वो दम तोड़ देती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।